जय हिंद बच्चों। आज हिंदी के कालखंड में मैं रुचि शर्मा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज पुनः एक बार आपके सामने कुछ नया पाठ समझाने और सिखाने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर पाठ है और हम उसे कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे हम ये जानें कि जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। क्योंकि ये जीवन है तो यह सुख और दुख बराबर रहते हैं, थोड़ा सुख है तो थोड़ा दुख भी है। यहाँ हम उन छोटे छोटे सुखों को समझेंगे जिन्हें हमें समझाने का प्रयास पाठ में किया गया है। छोटे छोटे सुखों के माध्यम से अपने जीवन को किस तरह सुखी बनाया जा सकता है, यह सब हम आज के कालखंड में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज की कक्षा कौन सी है। आज कक्षा 12, विषय हिंदी विशिष्ट, पाठ्यपुस्तक स्वाति के खंड सहायक वाचन में जो पाठ है छोटे छोटे सुख, जिसके लेखक हैं रामदरश मिश्र जी। आज हम उस पाठ को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि पाठ में लेखक ने छोटे छोटे सुखों का महत्व किस प्रकार बताया है और वे जीवन में हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। तो चलते हैं पाठ की ओर। पाठ की ओर चलने से पहले हम जानते हैं पाठ की विधा। भाई हमने जितने भी पाठ पढ़े हैं वो किसी न किसी विधा में है। तो यह जो छोटे छोटे सुख नामक पाठ है यह निबंध विधा में है। अब निबंध विधा से तो हम पूर्व में परिचित हैं। नियधन बंध सम्यक रूप से बंधा हुआ। इसके बाद आपको उनकी निबंध की परिभाषा भी पता है। थोड़ा सा पाठ को सार रूप में या कहें केंद्रीय भाव के रूप में पहले समझ लेते हैं और स्क्रीन पर उसे पढ़ लेते हैं, जिससे हमारे मन में पाठ की एक छवि बन जाए, फिर उसे आगे आगे समझते जाएंगे। निबंधकार रामदरश मिश्र जी द्वारा लिखित प्रस्तुत निबंध छोटे छोटे सुख में उन्होंने तरक्की और उन्नति के लिए आपाधापी करने के स्थान पर संतोषी मनुष्य के जीवन में आने वाले छोटे किंतु महत्वपूर्ण सुखों के महत्व को प्रतिपादित किया है। वे स्वयं को एक नितांत साधारण व्यक्ति मानते हैं। बड़े सुख की प्राप्ति की कामना में स्वयं को लहूलुहान करने की बजाय दिन प्रतिदिन जाने अनजाने प्राप्त होने वाले छोटे छोटे सुखों से संतुष्ट होने की बात कहते हैं। लेखक अपने जीवन से जुड़ी हर उस छोटी बड़ी घटना को याद रखना चाहते हैं जिनसे उन्हें लेश मात्र भी सुख की प्राप्ति हुई हो। पाठ के सार रूप को या कहें केंद्रीय भाव को देखने के पश्चात अब पढ़ते हैं, समझते हैं पाठ में लेखक मिश्र जी ने किन भावनाओं को व्यक्त किया है और जीवन में छोटे छोटे सुखों को किस प्रकार समझाया है। पहले उन्हीं के शब्दों में समझ लेते हैं। लेखक कहते हैं, पढ़ाई और नौकरी की लंबी यात्रा के बाद जब घर में विश्राम करने का अवसर मिला तो बड़ी आश्वस्ति प्राप्त हुई। इस यात्रा में न जाने कितने ऐसे काम करने पड़े थे जिन्हें मन नहीं चाहता था। जिंदगी में लगातार विपत्तियां आती जाती रहें, किसका मन यह चाहेगा? किसका मन चाहेगा कि अभावों के अथाह जंगल में उसका बचपन बीते? वह चले तो यह पता न हो कि अगली राह कौन सी होगी और उसे कहाँ जाना है। कौन चाहेगा कि किसी तरह पगडंडियों से चलते चलते वह शिक्षा की ऊंची सीढ़ी तक पहुँचे तो नौकरी के लिए उसे भटकना पड़े। उसे अपने ही विश्वविद्यालय में यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ धक्के खाने पड़े और धक्के खाते खाते वह दूर प्रदेश पर जा गिरे। वहाँ भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता फिरे, कभी स्वेच्छा से, कभी विवशता से और अंत में वहाँ से भी निष्कासित होने की नियति झेलनी पड़े और राजधानी में आकर यहाँ के झोंकों में उठता गिरता रहे। मेरा मन नहीं चाहता रहा, किंतु यह सब झेलना ही पड़ा। लेकिन वह ऐसे कामों से भी भागता रहा जो उसकी उन्नति के लिए थे। उसे लगता रहा रोटी का जुगाड़ हो गया है, बहुत है,
कौन तरक्की के चक्कर में पड़कर अपने को लहूलुहान करता रहे। इसलिए वह उन सारे कामों से उदासीन रहा जो तरक्की के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ शिक्षक और साहित्यकार मित्रों तथा आत्मीय छात्रों की दुनिया ही उसकी दुनिया बनी रही और उसकी सबसे बड़ी दुनिया थी अपना घर। बाहर जितनी देर रहना ज़रूरी होता था उतनी ही देर रहता था, फिर घर की ओर भाग खड़ा होता था। लेखक कहते हैं कि वे और उनका मन बड़े ही अल्पाकांक्षी रहे। जीवन में छोटे छोटे सुखों में ही वे सदैव शांति पाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने कभी भी जीवन में बड़े बड़े सुखों की कामना नहीं की। वो किस प्रकार देखते हैं, वे कहते हैं कि मैं बड़े सुख की कामना में अपने को लहूलुहान नहीं करता। छोटे छोटे सुखों का अपना उजास होता है। मैं छोटा आदमी हूँ और छोटा बना रहना चाहता हूँ, इसलिए बड़े सुख की न कल्पना करता हूँ न कामना। वैसे बड़ा सुख है क्या? कोई बड़ा पद, बड़ी संपत्ति, बड़ा पुरस्कार, बड़ा नाम, बड़ा यश, यानी शिखर से शिखर तक की कूद। इन बड़े सुखों की प्राप्ति के लिए आदमी न जाने कितना कुछ खो देता है। ये सुख रोज़ रोज़ तो नहीं मिलते, किंतु कभी कभी मिल जाने वाले इन सुखों के लिए आदमी रोज़ रोज़ मिलने वाले घर परिवेश के न जाने कितने कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुखों को खो देता है। और खो देता है अपने व्यक्तित्व का भीतरी निजी तेज। वह तो न जाने कितने कितने समीकरणों में अपने को उलझा लेता है, कितने कितने खंडों में अपने को बांट लेता है। उसकी हंसी, उसके आंसू, उसके स्वर सभी बट जाते हैं और अपने नहीं रह पाते। यहाँ पर मिश्र जी ने कहा है कि मैं छोटा आदमी हूँ और छोटा ही बना रहना चाहता हूँ, अर्थात वे बड़ा आदमी बनना नहीं चाहते। वे समाज के साथ मिलकर रहना, उठना बैठना और अपने अनुभवों को बांटना, अपनी खुशी को बांटना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी खुशियों में ही प्रसन्न रहें। वे इस तरह का जीवन जीना कतई नहीं चाहते जिसमें उन्हें, जैसे कहते हैं कि कुछ दूरी बनाकर रखना पड़े, कुछ बड़प्पन दिखाना पड़े। वे बार बार कहते हैं और इसी बात पर जोर देते हैं कि मैं छोटा आदमी हूँ और छोटा ही बना रहना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि मुझे तो बड़प्पन की प्राप्ति की कल्पना से ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी करेंगे, यदि उन्हें कहीं किसी मीटिंग में जाना है, उन्हें कहीं किसी और जगह जाना है या कहीं उन्हें किसी जलसे में ही शामिल होना है, तो वहाँ वो बातें बहुत बड़ी बन जाएंगी। लोग उन्हें बहुत आदर सत्कार देने लगेंगे। वे लिखते हैं, किसी अभिषिक्त कार्यक्रम में ना जा सकूँगा यदि मुझे विशिष्ट रूप में नहीं बुलाया गया है। श्रोता के रूप में कुछ विलंब से जाकर भी पीछे की खाली कुर्सी पर बैठ नहीं सकता। अगली कतार की कुर्सियाँ पहले से भरी होंगी। मैं वहाँ कुछ पल खड़ा होकर निहारूंगा, फिर कोई श्रोता मेरे लिए सीट छोड़कर पीछे चला जाएगा और मैं परम बेहयाई से उसकी सीट पर बैठ जाऊंगा। कार्यक्रम के पीछे आयोजित चाय पान के समय मैं हूँगा या नहीं हूँगा तो तना हुआ एक किनारे पर खड़ा रहूँगा। कोई लपक कर आएगा, मेरे लिए चाय बिस्कुट ले आएगा। लोग मुझे घेर कर खड़े हो जाएंगे और मैं उनसे बोलते बतियाते रहने की कृपा करूँगा। किसी से हंसकर बोलूँगा, किसी से मुंह फुलाकर, किसी से बोलूँगा ही नहीं। किसी जान पहचान के आदमी के बच्चे की पीठ ठोंक दूँगा और हंस हंस कर उससे उसका नाम पूछूँगा। और जब मैं वहाँ से चला जाऊँगा तब लोग राहत की सांस लेंगे कि गया यह बड़ा आदमी, और फिर तरह तरह से टिप्पणियाँ जोड़ेंगे। इस प्रकार की बातों से लेखक डरते हैं और वे इसीलिए बड़ा आदमी बनना नहीं चाहते। आगे कुछ और भी उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। वे कहते हैं, निजी सुख दुख की बात मेरे पास ही चक्कर काटती है, वह समाचार नहीं बनती। मेरी गलतियाँ और उपलब्धियाँ मेरे और मेरे आदमियों के बीच होते हैं। वे अखबारों के सिर पर चढ़कर यहाँ वहाँ नाचती नहीं। मुझे अच्छा लगता है उनके साथ होना जो मुझसे मिलने आते हैं। मैं सामान्य आदमी हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों के बीच एक सामान्य आदमी की तरह खो जाना और अनदेखा रहना।
वे कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है किसी भी कार्यक्रम में जाकर सबसे पीछे वाली कुर्सी पर जाकर चुपचाप बैठ जाना और कार्यक्रम का आनंद लेना। आगे वे लिखते हैं, मुझे अच्छा लगता है किसी मामूली सी चाय की दुकान के आगे बड़ी बेंच पर या सामने फैली हुई धूप पर किसी के भी साथ बैठकर चाय पीना, किसी भी साफ सुथरे ढाबे में खुद कुछ खा लेना। यह सब मेरा सुख है और मैं इसे संजोकर रखना चाहता हूँ। लेखक कहते हैं, सुख छोटे ही सही, लेकिन उन छोटे छोटे सुखों के माध्यम से ही हमारे जीवन को अपने अनुसार जिया जा सकता है। जैसे हम बड़े बड़े सुखों की कल्पना करते रहेंगे तो हम हमारे जीवन में जो छोटे छोटे सुख आ रहे हैं हम क्या करेंगे, उनको अनदेखा करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो एक बहुत बड़े सुख की कल्पना करके जी रहे हैं। वह सुख हमें कब और किन परिस्थितियों में मिलेगा ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो छोटे छोटे सुख हमारे सामने आ रहे हैं उन्हें तो हम अनदेखा कर रहे हैं और लेखक बार बार हमें यही समझा रहे हैं कि हमें उन सुखों को अनदेखा नहीं करना है। लेखक कहते हैं, दुनिया बड़ी है और यहाँ वहाँ से छनकर हमारे पास भी सुख आया करते हैं। आते हैं तो हम सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, नहीं आते हैं तो उनके न आने की कोई अनुभूति परेशान नहीं करती। आगे लेखक कहते हैं, छोटे छोटे सुख किस प्रकार से आते हैं और उन्हें उन छोटे छोटे सुखों में किस प्रकार की खुशी, प्रसन्नता, हर्ष होता है, ये वे लिख रहे हैं और हम उन्हें पढ़ते हैं। वे लिखते हैं, सुख का स्रोत साहित्य ही तो नहीं, जीवन के तमाम संदर्भ हैं, तमाम वस्तुएं हैं, तमाम क्रियाएं हैं, तमाम लोग हैं, जहाँ से सुख की छोटी छोटी धाराएं निरंतर फूटती रहती हैं। और सुख का सबसे बड़ा कारक तो अपना मन होता है ना, उसी पर निर्भर है कि वह किसे सुख मानता है, किसे दुख। मेरा मन तो बहुत अल्पतोषी है, छोटी छोटी बातों में सुख पा लेता है। सच बात तो यह है कि मैं उन अनेक छोटे छोटे कर्मों से घबराता हूँ जिनकी सिद्धि अपने प्रयत्न में नहीं दूसरों के हाथों में होती है। लेखक यहाँ हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने कर्मों से जीवन में छोटे छोटे सुखों को किस प्रकार ला सकते हैं और उनका आनंद उठा सकते हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ हमारे बस में नहीं है हम उसे कैसे ज़बरदस्ती अपनी झोली में डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं लेखक ने हमें ये भी समझाया है। आगे उन्होंने क्या लिखा है कि रेलवे स्टेशन के टिकट आरक्षित करा लेता हूँ तो इतनी आश्वस्ति मिलती है जैसे बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हो। किसी अस्पताल से अपने को या अपने घर के किसी व्यक्ति को दिखा लाता हूँ तो लगता है बड़ा काम कराया। कोर्ट कचहरी से तो भागता ही रहा हूँ, किंतु यदि जाना पड़ गया तो वहाँ से लौटकर लगता है कि कितनी बड़ी मुसीबत से जान बची। ठीक ठाक क्लास में आरक्षण के बावजूद रेल यात्रा पर निकलता हूँ तो लगता है पता नहीं कैसे क्या होगा। यात्रा में अजब अजब तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे सहयात्री मिल जाते हैं, तब लगता है यात्रा संपन्न हो ही जाएगी और मन में इंसानियत के प्रति नया विश्वास भी उगता जाता है जो बड़ा सुखद होता है। मन चाहता है अच्छे लोग मिलते रहें, अच्छी यात्राएं होती रहें और वह उनके छोटे छोटे सुखों से स्पंदित होता रहे। यहाँ लेखक कुछ इसलिए भी आशंकित होते हुए नज़र आ रहे हैं कि वे कहते हैं कि जब यात्रा शुरू होने वाली रहती है तो ऐसा लगता है कि रेल या बस या टैक्सी जिससे सफ़र करना है वो समय पर मिल जाएगी या उसका जो चालक है वो अच्छा होगा, वो समय पर मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा देगा। परंतु जब यह सब काम व्यवस्थित रूप में हो जाते हैं तो उन्हें जीवन में वही छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। वे समझा भी रहे हैं कि यदि उन्हें कोई टैक्सी वाला ही बहुत अच्छा मिल गया तो वे स्वयं को उपकृत मानने लगते हैं। उन्हें उसी में ही बड़ा सुख और संतोष प्राप्त होता है कि मेरी आज एक अच्छे व्यक्ति से पहचान हुई है। वे लिखते हैं कि कोई किसी को कुछ अतिरिक्त नहीं देता, परंतु जो अच्छा होने का बोध है वही सब कुछ दे जाता है। अर्थात हमें भी जीवन में हमेशा अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए।
जिस प्रकार लेखक को उन्होंने कहा कि कोई किसी को अपनेपन का बोध नहीं करा सकता या कोई किसी को अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अच्छा होने का बोध ही अपने आप में सब कुछ है। लेखक आगे लिखते हैं, पाने का बोध बड़ी चीज़ है। बहुत से लोग बहुतों से बहुत कुछ पा जाते हैं, किंतु वह बोध नहीं पाते जो उनके मन को कृतज्ञ बनाए और मनुष्यता के प्रति संवेदनशील बनाए रहे। देने वाले बहुत सहज भाव से कुछ ऐसा दे जाते हैं कि उन्हें देने का बोध नहीं होता, और पाने वाले सोचते हैं कि इस देने को क्यों याद रखा जाए, यह भी कोई देना है। इसी को लेखक ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। वे लिखते हैं कि एक दिन वह ताज से निज़ामुद्दीन स्टेशन पर उतरे थे। उनके पास कुछ सामान भी था और हाथ में एक मूर्ति भी थी। जब वह स्टेशन की सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगे, तब उनके हाथ में चूँकि सामान बहुत था, लेखक के और उनकी पत्नी दोनों के हाथ में, एक लड़की ने उनकी पत्नी के हाथों से वह मूर्ति ले ली और वह मूर्ति को लेकर ही नीचे सीढ़ी उतरती चली आई। साथ में वे दोनों पति पत्नी भी सीढ़ी उतर रहे थे। नीचे उतरकर उस लड़की ने मूर्ति लेखक की पत्नी के हाथों में थमा दी। लड़की भीड़ में बढ़ती जा रही थी। लेखक ने उन्हें मुस्कुराकर धन्यवाद दिया और उस लड़की ने भी मुस्कुराकर उन्हें प्रत्युत्तर दिया और भीड़ में ही कहीं खो गई, अर्थात उसे जहाँ जाना होगा वहाँ वो चली गई। आगे लेखक लिखते हैं कि उस लड़की ने जो हम पति पत्नी की मदद की, ये तो हमें आजीवन याद रही, परंतु यह घटना उसे याद होगी कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। उन्होंने इसे कुछ इस तरह अपने शब्दों में लिखा, आखिर उसने क्या दिया, कुछ भी तो नहीं, किंतु उसके कुछ भी नहीं देने में क्या अमूल्य मानवीय बोध का बहुत कुछ देना शामिल नहीं है। उसे यह घटना याद नहीं होगी, भला यह भी कोई घटना थी जो याद रहे, किंतु मुझे याद है, पत्नी को भी याद है। घटना नहीं, उसमें अंतर्निहित वह संवेदना, वह बोध जो हमारे सामाजिक मन को जगाए रखता है और छोटे छोटे सुख के रूप में जगमगाता रहता है। लेखक कहते हैं कि वे कोशिश करते हैं कि जीवन में इस प्रकार के प्रसंगों के प्रति वे कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते रहें। वे कहते हैं कि जीवन में इन्हीं छोटे छोटे सुखों से मैं हमेशा आनंदित होता रहा हूँ और होता रहूँगा। वे लिखते हैं, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं नित्य घटित होती हैं हमारे आसपास, चारों ओर सहज भाव से कुछ देकर गुजर जाती हैं। लोग उधर ध्यान नहीं देते, स्मृतियों में नहीं उतारते, किंतु खुले मन में ये घटनाएं निरंतर अपने उजास की दस्तक देती हैं और मूल्यवान स्मृति बनकर उसमें छाई रहती हैं। उसे विश्वास दिलाती रहती हैं कि मनुष्यता अभी मरी नहीं है, छोटे छोटे भाव और क्रिया दीप्तियों के रूप में जीवित है और जीवित रहेगी। इस प्रकार हमने पाठ में देखा कि लेखक रामतरस मिश्र जी ने किस प्रकार जीवन में छोटे छोटे सुखों का महत्व बताया है। उनके जीवन में छोटे छोटे सुख क्या थे? ट्रेन में टिकट आरक्षित करवा लेना, अपने किसी चिर परिचित को या अपने किसी पड़ोसी को अस्पताल से दिखा लाना, अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाना, यदि कोई टैक्सी ड्राइवर अच्छा मिल जाए तो उससे ही उन्हें सुख प्राप्त होता था। इस प्रकार के जो छोटे छोटे सुख हैं उन्हें जीवन में बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा भी है ना कि घर घुसरो व्यक्तित्व के बावजूद भी मेरे जीवन में इतना मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद हमने देखा कि लेखक रामतरस मिश्र ने यह भी बताया कि जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जिनके माध्यम से मनुष्यता पर से हमारा जो विश्वास कहीं ना कहीं किसी घटना से उठता जा रहा है वह वापस आ जाता है और बढ़ता जाता है। और वे कहते हैं कि मनुष्यता पर से विश्वास आगे बढ़ता ही रहेगा, कभी भी कम नहीं होगा।
इसे उन्होंने वह जो लड़की युवती थी जिसने सरस्वती जी की मूर्ति उठाकर उनकी मदद करने की कोशिश की थी, उसे उस उदाहरण से हमें समझाया है। इस प्रकार आशा है पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और यह जो एक छोटा सा सुख हमें इस पाठ को पढ़कर मिला है उसे भी आपने अनुभव किया होगा। पाठ को समझने के पश्चात आप इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी आशा के साथ अगले कालखंड में फिर किसी नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जीवन में छोटे छोटे सुखों का अनुभव करते रहें। जय हिंद।